हेलो, गुड इवनिंग। देखिए, सवाल एक भाई ने हमें भेजा है। सवाल क्या है दोस्त कि 1/क्यूब रूट, ऐसे कई सारे सवाल हैं, पता है, कई सारे ऐसे सवाल हैं। प्लस क्यूब रूट 2 +1, थोड़ा मिटा देता हूं, बराबर A⁴ +B⁴ ऐसे कई सारे सवाल आते हैं। देखिए, अब बात यह है कि हमें क्या करना है। जब भी ऐसा कभी हम सवाल देखते हैं तो हम देखते हैं कि यार ये इसका स्क्वायर है। जैसे मान लेते हैं, मैंने पहली बार इस सवाल को देखा था तो मैंने कैसे सोचा, मैंने सोचा यार कि क्यूब रूट 2 को अगर मैं टी मान लेता हूं तो मैं टी का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, स्क्वायर करूंगा। और अगर मैं टी की क्यूब करूंगा, ये मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि कल को कैसा भी सवाल आपके सामने आ सकता है इस फॉर्म में, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो है, ये 1/t² +t+1 हो गया, ठीक है। ये हो गया भाई। अब अगर हम इसको t-1 से गुणा कर देते हैं, t-1 से गुणा कर देते हैं, हम देखते हैं कि यार ये तो फॉर्मूला बन सकता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब का। तो हमने t-1 से गुणा कर दिया, तो ये आ गया t-1/t⁻1। आप जान रहे हैं कि t की क्यूब कितना है, 2। तो मैं इसको लिख सकता हूं t-1, और t मुझे पता है मैंने कितना माना था, क्यूब रूट 2। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा, t मैंने माना। जब अब आपको एक बार पता लग गया तो अब आपको t मानने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते थे क्यूब रूट 2 - 1 से ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब अगर आप इससे इसका कंपैरिजन करते हैं तो आप देखेंगे कि जो a है वो क्यूब रूट 4 का कॉफिशिएंट है, और इधर क्यूब रूट 4 है ही नहीं, यानी कि a बराबर 0 है। क्यूब रूट 2 का कॉफिशिएंट कितना है इधर, क्यूब रूट 2 का कॉफिशिएंट कितना है इधर, b, और इधर कितना है 1, तो b का मान 1 है। और c कितना होगा, -1, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है सवाल में a + b + c क्या होगा, a + b + c क्या होगा, तो वो आ जाएगा 0। इस पे कई सारे सवाल बन सकते हैं। देखिए, कंपैरिजन पे मैं आपको एक दो सवाल और दिखाता हूँ कि कैसे कैसे सवाल कंपैरिजन पे आते हैं। आप एक दो सवाल और लिखेंगे, मैं एक दो सवाल लिखता हूँ, पहले आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है। नंबर 2 पेज। अब जैसे मैं एक सवाल कर रहा था कि इस पे कंपैरिजन पे कैसे कैसे सवाल आते हैं। जैसे आप एक सवाल देखिए कि a-1 और √2 + 3, कंपैरिजन पे सवाल आते हैं खूब। ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। और b√2 + a, ये दिया हुआ b√2 + a। आपसे पूछ रहा है a + b क्या होगा, आपसे पूछ रहा है a + b क्या होगा। तो देखिए, ऐसे सवाल करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कंपैरिजन करते हैं। अब आप देखेंगे जैसे यहाँ पे √2 का कॉफिशिएंट कितना है भाई, यहाँ पे √2 का कॉफिशिएंट है b, और यहाँ पे √2 का कॉफिशिएंट कितना होगा, a-1 बराबर, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है, 3a-1, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है, a। तो अगर हम a को इधर ले आए तो 2a बराबर कितना आ जाएगा, 3, और a आ जाएगा 3/2। अगर यही a 3/2 में यहाँ रख देता हूँ तो b कितना होगा, 1/2। और इन दोनों का जोड़ पूछ रहा है हमसे, a + b बराबर कितना आ जाएगा, 2। यही इस सवाल का उत्तर है। क्लियर है बात। देखिए, डिजिटल इंडिया है भाई, तो आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता दोस्त कि आप अपने हिसाब से काम करेंगे, आपको इसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगले पेज पे चल रहे हैं। 5x - 7y + 15/1 बराबर 3x - 2y + 1/8, ठीक है, बराबर 11x
-6y प्लस 10/9। देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूं कि आपने अभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज की क्लास में आप पढ़ेंगे। जब हम प्रपोर्शन आपको पढ़ाएंगे तब हम एक बात आपको बताएंगे कि a/b अगर बराबर है c/d बराबर है e/f, तो ये बराबर होता है। देखिए किस किस चीज के ये बराबर होता है, ये बराबर होगा a प्लस सी बटे b प्लस डी के बराबर होगा। ये बराबर होगा इन तीनों के a प्लस सी प्लस ई बटे b प्लस डी प्लस एफ, इसके बराबर होगा ये। ठीक है, अगर इशू आ रहा है देखने में तो अभी ठीक है क्या? अभी शायद सही लग रहा होगा, मुझे लग रहा है अभी प्रॉपर दिख रहा होगा। अगर कोई इशू है तो ठीक है, और हम वो कर लेते हैं लाइट को। ठीक है, अब ठीक दिख रहा होगा। आप एक और चीज देखिए कि अगर मैं इन दोनों को घटाता हूं सिर्फ और इसको जोड़ता हूं तो भी हम कर सकते हैं कि यार हमने a प्लस सी को जोड़ा और e उसमें से घटा दिया। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके इस बात को प्रूफ कर सकते हैं। एग्जाम्पल कैसे लेंगे आप लिख लेंगे 2/3 बराबर 4/6 बराबर, मान लेते हैं कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6/9। ये एग्जाम्पल लेके आप इन सारी बातों को प्रूफ कर लेना। ठीक है, तो जैसे अब मुझे ये सवाल करना हो तो मैं कैसे करूंगा। इस सवाल में पूछा था फाइंड x प्लस वाई, ये सवाल में पूछा था फाइंड x प्लस वाई, क्या होगा। ठीक है, देखिए भाई अब मैं ये देख रहा हूं कि अगर मैं इसको किसके बराबर लिख सकता हूं, तो आपका जवाब होगा जी आप इसको लिख सकते हो बराबर, नीचे देख लो आप ये लिख सकते हो यार 9 माइनस 8 माइनस 1। इसका मतलब है कि मैंने इन दोनों को जोड़ा है और इसमें से घटा दिया है। तो आप बताइए इन दोनों को जोड़ूंगा 5x और 3x कितना होगा 8x, और 11x में से घटाऊंगा तो इधर बचेगा सिर्फ 3x बचेगा। यानी इन दोनों को जोड़ता हूँ 7 और 2 9y, 9y अगर मैं 6y माइनस 6y और प्लस का 9y होगा तो कितना बचेगा 3y। उसके बाद इन दोनों को जोड़ूंगा 15 और 1 16, और 10 में से घटेगा तो -6, और उसके बाद ये तो है ही। लेकिन अब पंगा क्या फंस रहा है कि यहाँ पे 0 आ गया, और जब ये 0 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस 3y माइनस 6 कितना आ जाएगा 0, यानी कि यहाँ से x प्लस वाई कितना आ जाएगा 2। यही सवाल में पूछा था। कई बार आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 दे रखा होगा, यहाँ पे 3 दे रखा होगा, यहाँ 5। कई बार ऐसे नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे 3, 3 और 2 कितना है 6, लेकिन यहाँ पे 7 दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा 2 को फिर 2 से गुणा कर लूंगा 4, और 3 7 इसमें से घटा दूंगा, यानी मेरा काम है 0 बनाना। अच्छा चलिए एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि एक सवाल हमारे सामने है, बहुत अच्छा खूबसूरत सवाल है। ठीक है, देखिए सवाल ये है कि अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, 0 1 2 3 4 मान लेते हैं ऑप्शन है, 0 1 2 3 ये ऑप्शन है भाई। अब देखो भाई आपको ये बात पता होगी कि x, देखिए मैक्सिमम मिनिमम में जो एलजेब्रा में बेसिक कंसेप्ट है, मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा रिपीट करूंगा और कुछ सवाल भी बताऊंगा। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि 10 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, मैंने हमेशा इन दो बातों पे बड़ा जोर दिया कि 10 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि अब हमसे पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू। देखिए क्यों पूछेगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो x को मैं जितना ज्यादा रखूंगा, बात समझिए, कोई नहीं 10 माइनस एक्स स्क्वायर है तो मैंने कहा मैं x को जितना ज्यादा रखूंगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना मैं x को रखूंगा उतना ये नेगेटिव होता चला जाएगा मान।
तो यहाँ पे हमसे पूछता है तो इसका माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा मिनिमम मान। तो मैक्सिमम जब पूछेगा तो मैं ये कहूंगा कि यार मैं चाहता हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम मान इसका निकालना। तो मैक्सिमम कैसे निकल सकता है भाई, एक्स मैंने कुछ भी रख लिया वो 10 से कम ही करेगा, इसको 10 से कम ही करेगा। मैं चाहता हूँ कि यार ये एटलीस्ट 10 तो रहे, तो इसका मैक्सिमम मान 10 रहेगा, लेकिन कब रहेगा, जब हम बोलेंगे कि एक्स 0 है, पहली बात। ऐसे अगर मैंने 10 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया, 10 प्लस एक्स स्क्वायर, अब मैं कहूंगा कि मैक्सिमम मान की बात करेंगे तो आप कहेंगे एक्स अगर आपने बहुत सारा रख लिया, करोड़ों में रख लिया, तो करोड़ इसका मान आ जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट होगा मैक्सिमम मान। मिनिमम अगर हमें निकालना है तो 10 दिया हुआ है, हम चाहेंगे कि 10 से कम हो जाए, लेकिन ये 10 से कम हो नहीं पाएगा, चाहे आप x नेगेटिव रख लो। तो हम चाहेंगे चलिए नहीं हो पाएगा 10 से कम, तो ये 10 ही रहे। और ये 10 कब रहेगा, जब x 0 होगा। ये बात हम पढ़ते हैं। ऐसे जब आप लिखते हैं कि यार एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर की फॉर्म है मान लेते हैं, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि x माइनस 1/x का स्क्वायर और प्लस 2 लिख सकता हूं इसको। और इस x माइनस 1/x पूरे को मैं t मान लूं तो ये 2 प्लस टी स्क्वायर की फॉर्म आ गई, जिसका कंपैरिजन आप इससे कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि इसका मिनिमम मान 2 होगा, कह सकते हैं नहीं। देखिए हमें एक्स स्क्वायर को ही लेने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें ये पॉजिटिव लेके चलना था, नहीं तो नेगेटिव में तो आई जाती इसकी वैल्यू, हमें पॉजिटिव लेके चलना था। क्या बात है, ठीक है भाई। हम क्या बात कर रहे थे कि टी स्क्वायर प्लस 2। देखिए अब अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी और प्लस 1/p लिख देता हूँ, तो आप बोलेंगे जी इसका मिनिमम मान भी 2 होगा, लेकिन कब, अगर आप ये कह रहे हो कि p बड़ा है 0 से, p अगर 0 से बड़ा है तो हम बोलेंगे कि इसका मिनिमम मान कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, फॉर स्टूडेंट के लिए बिल्कुल। इतनी सी बात मैंने आपको समझाई, मैंने दो बेसिक सी बातें बताई कि अगर आपको कभी इस तरीके की फॉर्म मिलती है 10 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम बोलेंगे कि इसका मैक्सिमम मान 10 होगा जब x 0 होगा। फिर हमने बोला 10 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म मिलती है तो मिनिमम मान 10 होगा जब x 0 होगा। फिर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की फॉर्म लिखी और बता दिया कि इसका मिनिमम मान 2 है। फिर मैंने कहा अगर p प्लस 1/p और कोई गारंटी ले रहा है कि p बड़ा है 0 से, तो इसका मिनिमम मान 2 होगा। इतनी सी बात मैंने बताई, ठीक है। अब हम इस सवाल पे आते हैं दोस्त कि ये सवाल क्या है बेसिकली। देखिए ये सवाल है, ये सवाल अब आप मुझे बताइए कि रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है नहीं आती, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा या नहीं रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा या नहीं। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि यार अगर ये चीज पॉजिटिव है, ये चीज भी पॉजिटिव है, बहुत ध्यान से समझना, या यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका मिनिमम मान 2 होगा, 2 होगा, 2 से कम नहीं हो सकता। देखिए मिनिमम मान का मतलब क्या है, न्यूनतम मान, ठीक है, कि इससे कम नहीं हो सकता। अब अगर इससे कम नहीं हो सकता तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप x को क्या रख सकते हो बताइए। तो आप बोलोगे यार अगर आपको 2 से कम नहीं करना तो मैं x को 0 के अलावा कुछ नहीं रख सकता। बहुत ध्यान से समझो, मैं x को 0 के अलावा कुछ नहीं रख सकता। अब आपको यहां देखना पड़ेगा कि क्या 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूं तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, और 1 प्लस 1 2, यानी कि 0 इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब हो गया कि हेंस x बराबर क्या है, 0 है। और सॉल्यूशन कितने हो गए, x का सिर्फ एक मान है, सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है बस। बात क्लियर है कि नहीं। अब देखिए अगर यहाँ पे 2 हो जाता, मान लेते हैं यहाँ पे 2 होता, 2 होता है यहाँ पे, तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती, तो फिर इसका x बराबर 0 मान नहीं आता और इसके सॉल्यूशन 0 होते। तो ये बात भी आपको समझनी है, कहीं ऐसा ना हो आपने सवाल को देख के ये उत्तर तो बता दिया कि यार x का मान 0 होगा क्योंकि 2 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपने ये देखा ही नहीं कि x 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस बात का ध्यान आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, और किसी बच्चे ने क्या सवाल पूछा उस पर बात करते हैं। एक बच्चे ने ये सवाल पूछा है बेसिक सा, पूछा है, मिटा देते हैं, कहाँ गया भाई, अगले पेज पे ही चलते हैं। ठीक है,
भाई साहब ने सवाल पूछे कि यार x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13 है, तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है किसकी, x माइनस 2, y प्लस 1 और z माइनस 3। तो एक बात आपको ध्यान से समझनी है कि जब भी कभी किसी की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है, अगर आपको कभी पूछा जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड बताओ, मैक्सिमम वैल्यू, तो ये मैक्सिमम तभी हो सकती है जब x बराबर y बराबर z, x बराबर y बराबर z हो। यानी कि ये तीनों बराबर होने चाहिए, ये पार्ट भी बराबर होना चाहिए, ये पार्ट भी। देखिए ऐसा सवाल कभी पेपर में आ गया और एक ही ऑप्शन में क्यूब दे रखा है किसी संख्या का, तो हम उसी को उत्तर लगा देंगे, क्यूब को ही हम उत्तर लगा देंगे। देखिए अब कुछ करने की आपको जरूरत है नहीं। अगर आप यहाँ से -2 कर देते हैं, यहाँ से +1 कर देते हैं और यहाँ से -3, इसका मतलब है कि आपने 3 और 2 5 घटा दिया और एक जोड़ा आपने 4 घटा दिया, तो 4 इधर से भी घटाना पड़ेगा, यानी ये कितना हो जाएगा 9। तो 9 होने का मतलब है कि ये तीनों पार्ट कितने कितने हैं, 3 3 और 3, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 27 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। रटने की कोशिश ना करें, एक बच्चा 729 बता रहा है। क्लियर है भाई बात? देखिए मैंने क्या किया, जैसे x माइनस 2 था तो मैंने यहाँ पे x माइनस 2 बना दिया, यहाँ पे y प्लस 1 था मैंने y प्लस 1 बना दिया, यहाँ पे z माइनस 3 था मैंने z माइनस 3 बना दिया। तो मैंने 13 के साथ बेसिकली किया क्या, 13 में से पहले मैंने 2 घटाया, फिर मैंने 1 जोड़ दिया, फिर मैंने 3 घटा दिया। तो यानी कि 14 में से मैंने 5 घटाया, कितना बचा 9। अब 9 के मुझे 3 पार्ट करने हैं क्योंकि ये तीनों पार्ट का सम है, अब मुझे तीनों पार्ट का इंटू निकालना है, तो 27 उत्तर आ गया। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि 2x बराबर a प्लस अंडर रूट 4b की क्यूब माइनस a की क्यूब बटे 3a, 2y बराबर a माइनस अंडर रूट 4b की क्यूब माइनस a की क्यूब बटे 3a। आपसे पूछ रहा है x की क्यूब प्लस y की क्यूब क्या होगा। ऑप्शन है a b, a की क्यूब b की क्यूब। देखिए अगर ये सवाल पेपर में आता है मेरे सामने, आप देख लीजिए एक बार सवाल को, अगर ये सवाल मेरे सामने पेपर में आता है कि x की क्यूब और y की क्यूब पूछ रहा है, तो ये सवाल का उत्तर नहीं हो सकता, ये सवाल का उत्तर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम जानते हैं इसकी डिग्री 3 है और ये उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, अब एक चीज देखो, मैंने आपको एक ही चीज सिखाई है, जीरो करना। मैंने आपको कुछ नहीं सिखाया, मैंने सिर्फ एक चीज सिखाई है आपको, जीरो करना। तो अगर मैं 4b की क्यूब को a की क्यूब रख दूं, अगर मैं इतना रख देता हूं, तो आप ये बोलेंगे जी ये चीज जीरो हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी खत्म भाई? सिमिलरली ये चीज यहाँ पे भी खत्म हो जाएगी, 4b की क्यूब को g की क्यूब बराबर रखने पे इतना इतना सा सवाल रह जाएगा भाई साहब। सवाल रह जाएगा जी 2x बराबर है 2y बराबर है, यानी कि x बराबर भी यहां से कितना आ गया a/2 और y बराबर भी कितना आ गया a/2। अगर मैं ये दोनों रख देता हूं तो सवाल का उत्तर आएगा a की क्यूब बटे 8 प्लस a की क्यूब बटे 8, यानी कि ये कितना बच गया a की क्यूब बटे 4, यही बच गया। अब आप खुद मुझे यहां से देख के बताइए कि क्या a की क्यूब बटे 4 ऑप्शन में है? नहीं। तो फिर a की क्यूब बटे 4 यहां से मैं बता सकता हूं कि b की क्यूब कितना है, a की क्यूब बटे 4, यानी b की क्यूब इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ये सवाल हो गया, और कोई सवाल किसी ने पूछा नहीं। अब मैं पूछता हूँ एक दो सवाल। देखिए एक सवाल जैसे आपके सामने है, एक सवाल मैं लिख रहा हूं दोस्त।
बार बार मैं ये डस्टर उठा लेता हूँ, जबकि इससे अब कुछ साफ होने वाला है नहीं, अब वो वक्त बदल गया। ठीक है। सवाल है कि एक्स वाई एंड जेड आर रियल नंबर्स। बहुत अच्छा सा सवाल है। एक्स वाई जेड क्या है? रियल नंबर्स है। ठीक है, रियल नंबर्स है। ये दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 3 दिया हुआ है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 3 दिया हुआ है। तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है, क्या होगा? फाइंड। बड़ा अच्छा सवाल लग रहा है मुझे ये, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए, आप कितनी देर में इस सवाल को निकाल सकते हैं, जरा मुझे बताइए, कॉपी करके निकाल के जल्दी से। क्या उत्तर होगा भाई, बताओ। जैसे ऐसा सवाल आ जाता है पेपर में, तब हमें किस तरीके से अप्रोच लगानी चाहिए, और इन सब सवालों को करने का एक ही तरीका है, एक एंड एक ही, मतलब ओनली एंड ओनली एक ही तरीका है। तो वो क्या है तरीका, बताइए आप। आपके सामने अगर ये सवाल आता है तो आप कैसे करेंगे? क्यूब रूट 2 का स्क्वायर 4 कैसे हुआ? क्यूब रूट 2, भाई ये बच्चा तो बड़ा परेशान सा हो रहा है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्त, देखिए, t बराबर क्यूब रूट 2 था, मुझे टी स्क्वायर निकालना था, तो मैंने लिख दिया t इंटू टी, जिसको मैंने लिख दिया क्यूब रूट 2 इंटू क्यूब रूट 2। अब आप देखेंगे क्यूब रूट है तो क्यूब रूट कॉमन आ गया, इधर से भी अंदर बच गया सिर्फ 2 गुणा 2, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि क्यूब रूट अगर a है और क्यूब रूट अगर b है, तो हम इसको लिख देते हैं क्यूब रूट a इंटू बी। तो ये क्यूब रूट 4 आ गया इसका स्क्वायर। अब भी अगर आपको बात समझ में नहीं आई है तो फिर मुझे आपके घर आना पड़ेगा बताने। अब बताइए भी। भाई अब आ गया आपको समझ? विनीत, क्या नाम है भाई साहब का? विनीत बुरमान जी। अब क्लियर है दोस्त बात? अब क्लियर होगी, ठीक है। ठीक है, अब आप देखिए इस सवाल की अगर हम बात करेंगे, इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो कैसे हमारे पास क्या अप्रोच होनी चाहिए इस सवाल को करने की, मैं बताता हूँ। एक्स का मैक्सिमम मान निकालना था हमें, ठीक है। तो कैसे निकालें एक्स का मैक्सिमम मान? देखो भाई, इस सवाल में क्या करना पड़ता है, बर्मन है, अच्छा बर्मन, ओके। अब मेरी इंग्लिश बड़ी खराब है यार, मैं क्या करूं। देखिए भाई, एक्स अगर मुझे निकालना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यार एक्स वाई प्लस, अगर हम जेड कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब जो जेड है उसका मान मैं रख सकता हूँ 5 माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 5 बराबर 3, सॉरी 3 दिया हुआ है, ठीक है भाई। हमने क्या किया, इसमें हमने जेड कॉमन लेके और जेड का मान ऊपर वाली इक्वेशन से रख दिया, और अब ये सिर्फ किस में बच गया सवाल, एक्स और वाई में रह गया सवाल, ठीक है। सवाल क्या हो जाएगा भाई, इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई
और -5y -5y या +5y आएगा, +5y -xy और +y² बराबर 3। तो आप देखेंगे xy से ये xy कट जाएगा, ये रह जाएगा जी y² प्लस y, अगर हम कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 5 - x ये आएगा, और +5x -x² -3 बराबर 0। ये y में एक क्वाड्रेटिक आ गई, क्या आ गई, y में एक क्वाड्रेटिक। आप जानते होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ये कह पाते हैं कि अगर y बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac है बटा 2a है, और कोई हमसे ये कह रहा है कि यार y रियल है, तो ये रियल तभी हो सकता है जब ये अंदर वाला b² -4ac, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में यही टाइप रह रहा है भाई कि b² -4ac ग्रेटर देन 0 अगर है तो हम क्या पाते हैं कि रियल होगा। ठीक है, अब सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में तीनों ही रियल दे रखे थे भाई, एक्स वाई जेड रियल है, अगर ये रियल है तो b² -4ac ग्रेटर देन 0 होगा, तो b² कितना होगा यहाँ पे 25 प्लस x² -10x, ये होगा b² -4ac, 4 a तो 1 है, 5x -x² -3 ग्रेटर देन 0। आप जानते हैं कि b² -4ac क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, ये कितना होगा 5 चौक 20, तो माइनस का 19x², हाँ ठीक है, माइनस का 19x², ये कितना हो गया था 5x², सॉरी खाली x था, ये मैं बता रहा हूँ इसलिए कि आपको लगता है कि अगर ऐसे सवाल पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम में, अब अगर इससे ज्यादा आगे कभी कोई सवाल आएगा तो वो यही वाले आएंगे b² -4ac, एक दो बार आ भी चुका है ऐसा सवाल। तो हमने क्या लिखा, ये कितना हो गया जज जी, एक बार मैं दोबारा कर देता हूँ करेक्शन करके। ठीक है, x² और माइनस का 4x², यानी कि हो जाएगा 5x²। ठीक है, 5x², उसके बाद माइनस का 10x है, और ये 4 पंजे 20x होगा, यानी माइनस का 30x। ठीक है, ये 25 है और 4 तिया 12, 25 और 12 37, नहीं 4 तिया 12 प्लस का, ये प्लस का 37 ग्रेटर देन 0 होगा। देखना सही है, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं है, मुझे लग रहा है कहीं गड़बड़ हमने कर दी। b² था 25x² -10x -4ac, 4ac कितना था 5x -x² -3, तो ये x² है, 4x² कितना होगा 5x², 4 पंजे 20x है, ये माइनस का 10x 30x होगा, ये 25 है प्लस का 12 कितना होगा 37। ठीक है भाई, क्लियर है या नहीं, मैं इस सवाल को देखना चाह रहा था कि ये हमने ठीक किया, एक बार देखना इसमें कहीं हमने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की। -4x², हाँ की है कहीं मिस्टेक, y² माइनस होगा, अच्छा अच्छा y² माइनस होगा कैसे भाई, हाँ -y² होगा, बिल्कुल बिल्कुल यार, आपको पहले बताना चाहिए था भाई साहब, कमाल कर रहे हैं आप, बिना आप बता रहे हैं जाके, -y² हो गया। ठीक है, -y² होगा, तो फिर हम जब उधर जाएंगे, एक बार मैं मिटा ही देता हूँ पूरा ही कैलकुलेशन, फिर से ही कर लेते हैं, नहीं तो फिर इसमें सुधार करना बड़ा मुश्किल होगा, वैसे इस बोर्ड में तकलीफ होती है लिखने में। ठीक है, y² माइनस होगा, बाकी तो ठीक है, बाकी तो कोई गलती नहीं है ना एडमी। ठीक है, -y² में हमने बस गलती की, तो उधर चले जाते हैं भाई, इसको अगर हम उधर लेके जाते हैं तो ये y² होगा। ठीक है, और अगर हम y कॉमन लेंगे प्लस का y, तो ये x -5 होगा। ठीक है, और बाकी पूरा कितना होगा x²
माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब हम कह रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, ठीक है, माइनस 4ac का मतलब 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 12 ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, अब शायद सही करा हमने, तो माइनस का 3x स्क्वायर, आप देखेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर, और 10x है यहाँ पे प्लस का 20x है तो प्लस का 10x, अब बिल्कुल ठीक जा रहे हैं हम, और 25 में से 12 घटेगा प्लस 13 ग्रेटर देन 0। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो आप जानते हैं कि माइनस कॉमन लेने पे क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अब ठीक है, अब मुझे आपको ये सॉल्व करना सिखाना है कि ये 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 13 अगर लेस देन 0 आ गया तो अब यहां से हम x की रेंज कैसे निकाल सकते हैं। आप इतना देख लीजिए, पहले मैं थोड़ी सी चीजें मिटाऊंगा यहाँ पे। ये अभी हम और भी इस पे सवाल करेंगे कि रियल वैल्यू जब दे देता है तो हमें कैसे सवालों को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि ये लेंथी तो होगा ही, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि आप कोई शॉर्टकट इसमें लगा दें। ठीक है, अब जैसे ये आ गया तो मैं इसके फैक्टर कर सकता हूँ भाई। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 3x माइनस 13 और लेस देन 0। यानी एक तो पहले वाले में से x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 13 हो गया इसका एक फैक्टर, 3x माइनस 13। एक हो गया x प्लस 1 लेस देन 0। देखिए कभी भी जब ऐसा सवाल आता है आपके पास कि x माइनस ए ऐसे कोई दे देता है आपको, और x माइनस बी लेस देन देता है चाहे ग्रेटर देन देता है, आपको क्या करना पड़ता है, आप यहां से x का मान निकालो तो a आ जाएगा, आप यहां से x का मान निकालो तो b। अब इस a और b को मान लेते हैं, a छोटा है तो a पहले आएगा, मान लेते हैं b बड़ा है तो b, और यहां से शुरू करके हम एक ग्राफ बना देते हैं। ये चीज पॉजिटिव होती है, ये चीज पॉजिटिव होती है, ये चीज नेगेटिव होती है। अब आप ही बताइए, मुझे इसको नेगेटिव रखना था, अगर मुझे नेगेटिव रखना था तो ये नेगेटिव किस पोर्शन में आ रहा है, तो आप बोलेंगे जी ये ए से बी के बीच में नेगेटिव आ रहा है, तो हम बोल देंगे कि एक्स का मैक्सिमम मान बी और मिनिमम मान ए होगा। ठीक है, अब क्लियर सी बात है। देखिए दोबारा से मैं फिर इस बात को समझाऊंगा कि जब रियल, अगर आपको सवाल में ये दे दिया कि रियल है और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, तो आप समझ जाना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। ये इस सवाल की हिंट होगी जब भी कभी दे देगा कि एक्स वाई जेड रियल है। तो हमने कहा कि हम इसे हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। मैंने क्लास नोट्स में भी ऐड करके दिया है लास्ट में, सारे टाइप्स भी बताए इनइक्वालिटी के, अगर आप देखेंगे खोल के तो। पहले ये कभी नहीं आता था, अब ये हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि अब ऐसे भी कुछ सवाल पेपर में पूछे जा सकते हैं जिनमें बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें 0 करना पड़े। अब आप देखिए इसमें खुद ही पेन चेंज करके मैं बताता हूं। अब यहां से x के दो मान आ गए भाई, एक तो आ गया x बराबर -1 और एक आ गया 13/3। तो अब आप दोनों को नंबर लाइन पे लिख लीजिए, पहले -1 आएगा और फिर 13/3 आएगा। तो यहां से ग्राफ शुरू करेंगे और ऐसे करके चला जाएगा। आपको नेगेटिव रखना है, इसका मतलब x का मान क्या होगा, -1 से लेकर के 13/3। तो x का मैक्सिमम मान होगा 13/3 और मिनिमम मान होगा -1। तो भाई ये सवाल आप समझ लो, मैं फिर से हिंट दे रहा हूं कि मैंने क्या किया, कि जब भी ये कह देगा सवाल में कि एक्स वाई जेड में से कोई भी एक बात रियल है तो समझ लो कि देखिए फिर से समझ लेते हैं इस बात को कि हमने क्या किया। हमने जेड का मान उठा के यहाँ रख दिया, ये वाई और एक्स में एक इक्वेशन आ गई। सवाल में दिया हुआ था कि अगर मुझे वाई का मैक्सिमम मान पूछा होता, कई बच्चों को मैं समझाता हूं कि अगर मैंने y का मान पूछा होता तो पता है हम क्या करते, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम x में बनाते और फिर हम ये कहते कि यार x रियल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, तो हमें y का मैक्सिमम मान मिल जाता। तो इस सवाल में y का भी मैक्सिमम मान पूछा जा सकता था आपसे। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत खूबसूरत सा सवाल था। एक और मैं बहुत छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ,
प्लीज अभी थोड़ी देर आप पढ़ाई पे ध्यान दे लें, हम कुछ अच्छे अच्छे से सवाल कर रहे हैं कि अलजेब्रा किस हद तक गिर सकता है, किस हद तक सवाल आ सकते हैं अलजेब्रा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक सवाल लिखिए, m इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। बहुत खूबसूरत सा एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, m इज द इंटीजर। ठीक है, m जो है वो छोटे से छोटा पॉजिटिव स्मॉलेस्ट इंटीजर है m, और n ग्रेटर देन m है, n ग्रेटर देन m। देखते हैं इस सवाल को कौन बच्चा कर पाता है, अच्छा सवाल है ये। द क्वांटिटी n की क्यूब माइनस 7n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 5 इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि m एक छोटे से छोटा नंबर है, m एक छोटे से छोटा नंबर है और n बड़ा है उस m से जस्ट या बराबर है। तो ये पूछ रहा है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव रहे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ m क्या होगी बताइए। मतलब ऐसा सवाल कभी आ जाए तो हम कैसे इस सवाल को निकालते हैं। देखिए जब भी मैं ये सवाल देखूंगा, मान लेते हैं ये सवाल मेरे सामने आता है, तो मेरी क्या अप्रोच होगी इस सवाल को करने की, मैं बताता हूँ। मेरी अप्रोच इस सवाल को करने की ये होगी कि मैं ये सोचूंगा कि यार मैं इस क्यूबिक इक्वेशन की जो मुझे दे रखी है, मैं इसके फैक्टर करूँ। ये मेरी अप्रोच होगी कि मैं इस क्यूबिक के फैक्टर करूं। अब हमने क्यूबिक के फैक्टर करने के लिए तो कोई नया तरीका पढ़ नहीं रखा, ना ही हमारे पास कोई श्रीधराचार्य है, ना ही कोई और नियम है। हमारे पास क्या है इस क्यूबिक के इक्वेशन के फैक्टर करने के लिए, कि हम पुट कर करके देखते हैं। n बराबर 1 पुट करके देखते हैं, 2 पुट करके देखते हैं। तो आप देखेंगे जैसे मैंने n बराबर 1 पुट करके देखा, तो आप पाएंगे 1 माइनस 7 प्लस 11 माइनस 5। तो 11 और 1 12, ये 0 आ गया। यानी मैंने n 1 पुट किया तो ये 0 आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि n माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। मैं ये कह सकता हूं कि n माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। अब आप कहेंगे यार एक फैक्टर आपने निकाल लिया, अब आप दूसरा कैसे निकालेंगे, तो मैं कहूंगा यार बड़ा आसान है। देखिए अब तो मैं n माइनस 1 बनाते चलता हूं हर जगह। जैसे ये n की क्यूब है, तो मैं अगर n स्क्वायर कर दूं यहाँ से, तो n माइनस 1 बन जाएगा। फिर आप बोलेंगे यहाँ पे कितना बच गया जी, यहाँ पे बच गया 6n स्क्वायर, यही बच गया। तो अगर मैं यहाँ पे 6n कर दूं, प्लस का 6n कर दूं, तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो बचा कितना 5n माइनस 5। एक फैक्टर आ जाए उसके बाद मुश्किल नहीं होती। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लें तो n माइनस 1 बचेगा, यहाँ से 6n कॉमन लें तो n माइनस 1 बचेगा, और यहाँ से 5 और n माइनस 1। ठीक है, तो अब आप खुद देखिए कि अगर मैं n माइनस 1 कॉमन ले लेता हूं तो ये बचेगा n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5, यही बचेगा, यही बचेगा। अब n माइनस 1 है तो इसके वापस फैक्टर हो जाएंगे n माइनस 1 और n माइनस 5। तो अब आप कहेंगे यार ये तो n माइनस 1 का स्क्वायर आ गया और ये n माइनस 5 आ गया। अब आप खुद बताइए कि n माइनस 1 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, n माइनस 1 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा भाई, ये चीज तो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब मुझे पूरे को पॉजिटिव रखने के लिए क्या करना है, n माइनस 5 को भी पॉजिटिव रखना है, यानी कि ग्रेटर देन 0। तो n अगर 5 से बड़ा होगा तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब सवाल में दे रखा था कि n m से बड़ा है, m की वैल्यू बतानी थी, यानी कि m ही क्या है 5 है, जिसकी ये बात कर रहा है वो m क्या है 5 है। बात क्लियर है कि नहीं। ऐसे सवाल देखिए आ सकते हैं पेपर में, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे सवालों में इनकी गिनती होती है। एक और खूबसूरत सा नगमा मैं आपसे पूछूंगा, ये सवाल आजकल बहुत चल रहा है, मतलब हद कर दिए इस सवाल ने, काफी जगह ये पूछा जा रहा है, टेस्ट सीरीज वगैरह में बच्चे भेजते रहते हैं डाउट। देखिए मैं इस सवाल को जो मैंने अभी पूछा है इसको मैं दोबारा से समझा देता हूँ। क्या है, m इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, m छोटी से छोटी संख्या थी जिसके लिए n की क्यूब माइनस 7n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 5 इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई इसके लिए तो हम इसके फैक्टर करके ये बात पता कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव कैसे रहेगा, यही बात थी भाई। इसके हम देखिए, मैं एक और चीज, अगर यहाँ पे कभी रेंज पूछ ले आपसे तो आपको ये आता होगा, अगर आपने इनइक्वालिटी हल्की बुल्की भी पढ़ी है। एक बार देखिए दिखाता हूँ आपको कि यहाँ से n के 2 मान आ रहे हैं 1 और 5, तो हम कैसे लिख लेते हैं, देखिए इनको
1 यहाँ लिख लेंगे और 5 यहाँ। अब आप ऐसे जाएंगे, ग्राफ शुरू करने की बात की थी, और 2, तो 2 पे आप नीचे वापस ऐसे ही चले जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे ऊपर? क्योंकि n-1 का स्क्वायर है, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, साइन चेंज नहीं होगा। अब आपसे अगर कहते हैं कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आप देखेंगे कहां से रखना है, पॉजिटिव सिर्फ यहाँ पर है, बाकी यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है। अगर इस सवाल में ये पूछा जाता, आप मेरी बात समझिए, अगर इस सवाल में ये पूछा जाता कि ये ऑलवेज नेगेटिव रखना है इसको, तो क्या होगा? तो आप कहते कि जी ऑलवेज नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट से अगर 5 से छोटी वैल्यू रहेगी तो ये नेगेटिव होगा। लेकिन हमें क्या करना था? पॉजिटिव, यानी 5 से क्या रखना था हमें? इनफाइनाइट, कि 5 से ये बड़ा होगा तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये इनइक्वालिटी आपको थोड़ी थोड़ी सी आनी चाहिए, बात समझिए, ये बड़ी काम की चीज है, क्योंकि आजकल इन पे सवाल पूछे जा रहे हैं। आपने देखा होगा एक सीपीयू में इतना सही सवाल पूछ लिया गया था बस, कि 11x माइनस 66 लेस देन 0, ऐसी कुछ करके सवाल था, x लेस देन 6। तो ये इनइक्वालिटी है और कुछ नहीं है। इनइक्वालिटी मतलब जहां पे इक्वल नहीं है। बात क्लियर है कि नहीं? चलिए मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूँ, और ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस पे आधारित बहुत सारे सवाल हैं जिनमें आपको इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, आपसे पूछ रहा है सवाल में कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स m, n, m और n के कितने मतलब धनात्मक मान के सॉल्यूशन होंगे कि 1/m प्लस 4/n बराबर 1/12। बड़ा आसान सा सवाल है, देखिए, बराबर 1/12। n इज एन ऑड इंटीजर लेस देन 60, n इज एन ऑड इंटीजर लेस देन 60, छोटा है। आपसे पूछ रहे हैं m और n के कितने मान होंगे, तो जरा बताइए, देखिए कि कैसे करें इस सवाल को। देखिए, अब बहुत एक काम की बात हम देखें कि भाई n के बारे में इसने हमें बता दिया कि n जो है वो 60 से छोटा है, m के बारे में कुछ नहीं बताया, तो फिर मैं m निकाल लेता हूँ n की टर्म में। ये अप्रोच होती है देखिए सवाल को करने की, कि हमें n के बारे में तो बता ही दिया, अब मैं इस पे फोकस कर लेता हूँ n। तो ये कितना होगा भाई? n माइनस 48 और बटे 12n, यानी कि m का मान आ गया 12n बटे n माइनस 48। अब आप इस बात को तो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, इस बात को आप, कि n 48 से बड़ा होगा, अदरवाइज m नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, 48 से बड़ा होगा। पहली बात, n के बारे में क्या क्या बात पता चली? n 48 से बड़ा होगा, पहली बात। दूसरी बात, n ऑड होगा। दो बातें पता चल गई। और n ऐसा भी होगा जिससे कि m का मान भी इंटीजर आए। मान लेते मैं 49 रखता हूं यहाँ पे, तो बिल्कुल इंटीजर आएगा। अगर मैंने 49 रखा तो नीचे 1 होगा और कट जाएगा, ऊपर m इंटीजर आएगा। 49 के बाद में 51 रखता हूं तो 3 आएगा, और 3 12 से कट जाएगा, तो 51 भी पॉसिबल है। मैं 53 रखता हूं तो देखिए 53 यहाँ रखूंगा तो 5 बचेगा, 5 ना तो 53 में होगा ना ही 12 में होगा, यानी कि n 53 नहीं हो सकता। देखिए मैं रख के दिखा देता हूँ, n 53 रखूंगा तो ये 12 गुणा 53 और नीचे 5 आ जाएगा। क्या ये इंटीजर आ पाएगा? कट पाएगा 5 से? ऊपर 5 है? नहीं है। बच्चा सोचेगा ऊपर 5 है, 5 से 5 काट देगा, पागल हो गए हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, तो 53 नहीं हो सकता। चलिए 55 की बात करें तो 7 होगा, 7 भी ऊपर नहीं होगा। 59 की बात करें तो 59 के केस में कितना होगा? ये 9 और 2 11 होगा क्या? 59 हमने क्या क्या बोला? 57 हमने रख के देखा। अच्छा 57 कट सकता है, एक बार देख लेते हैं। 12 गुणा 57 और बटे 57 माइनस 48 9, तो 3 इससे कट जाएगा, 3 इससे, यानी कि 57 पॉसिबल है, 59 पॉसिबल नहीं है। तो n के 3 मान पॉसिबल है, m के भी 3 मान पॉसिबल है, यानी कि mn के 3 मान पॉसिबल है। ऐसा सवाल मैंने देखा है, कई सारे एग्जाम में आया है, मेंस में भी ऐसा 1-2 सवाल आया है
जहां पे आपको इस तरीके से ऐसे रख के सोचना है। क्लियर है भाई बात? जैसे अभी हमने कहा था कि हम रियल नंबर पे एक दो सवाल और करेंगे कि रियल नंबर अगर दे दिया तो इसका क्या मायने होता है और कैसा मैक्सिमम मिनिमम इस पे पूछा जा सकता है। तो आप देखेंगे क्या है सवाल। मैं मिटा देता हूं इसको, अगले पेज पे चलते हैं। सवाल ये कह रहा है कि फाइंड इफ x इज रियल। ऐसे बोल देगा आपको कि x रियल है, एक वास्तविक संख्या है, तो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम भी पूछ सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 64 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 64। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 64, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 64, ऐसा सवाल हमसे पूछ लिया। ठीक है, अब आप देखेंगे कैसे भाई करें। तो हम जब भी ऐसा सवाल कभी आता है हमारी लाइफ में तो हम क्या करते हैं, हम इसको y के बराबर मान लेते हैं। कुछ भी मान लो आप, इसको हमने y के बराबर मान लिया कि भाई y बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 64 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 64, ऐसे हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए कि यार मुझे x को रियल रखना है, x को मुझे रियल रखना है, इसका मतलब क्या है कि हम इधर मल्टीप्लाई अगर कर दें तो y एक्स स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 64y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 64 कह सकते हैं। अब इधर ले लें एक्स स्क्वायर तो उधर कितना बचेगा, y माइनस 1 प्लस y कॉमन ले लें तो, x कॉमन ले लें तो 10y माइनस की जगह प्लस 1 प्लस 64 कॉमन ले लें तो y माइनस 1 बराबर 0, ये कह सकते हैं। अब आपने कहा कि यार x रियल है, अगर x रियल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 10y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा इंटू 64, और ये भी अपने आप में कितना हो जाएगा, y माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा भाई, होगा या नहीं? आप बताइए इसको खोलेंगे कितना हो जाएगा, ये 100y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 20y माइनस 64 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 256y स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हो रही हो तो बताते चलना साथ के साथ, ठीक है? नहीं, डिफरेंशिएशन मेथड से कर सकते हैं, लेकिन वो भी कोई कम बड़ा मेथड नहीं है। आप बोलो मैं डिफरेंशिएशन से भी एक बार करके बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है, मैं डिफरेंशिएशन से एक बार करके बताता हूँ। पहले आप एक बार ऐसे देख लो, माइनस 256y स्क्वायर माइनस 256 प्लस 512y ग्रेटर देन 0। अब ये कितना हो जाएगा भाई, 100y स्क्वायर है तो माइनस का 156y स्क्वायर प्लस 532y, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 255 ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा। इसके तो फैक्टर भी बड़े लंबे चौड़े से होंगे, बड़े गंदे से, कोई नहीं, अब करना तो पड़ेगा। एक बार इतना नोट कर लो, मैं थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करता हूँ इसको, इतना नोट कर लो एक बार। कटेगा ही किसी से, कटेगा नहीं। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, फैक्टर आपको करने पड़ेंगे कि इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, एक 3/13 x का मान और एक 13/3। ठीक है, ये इसके दो फैक्टर आ जाएंगे और फिर हम इसको नंबर लाइन पे सजा लेंगे
और ये लेस देन 0 हो जाएगा जब माइनस कॉमन लेंगे, तो हम कहेंगे कि ये 3/13 से 13/3 तक जाएगा, यानी इसका मैक्सिमम मान। मतलब ये हमने ऐसे गंदा सा सवाल ले लिया, कोई बात नहीं, आप देख लेना कहीं गलती हुई हो। मेरा मतलब बस यही था कि अगर इस फॉर्म में सवाल आ जाए तो आपको उसको y मानना है, और y x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 करके क्या है, हाँ एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई नहीं, मैंने आपको ये बताना था कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 का क्या यूज करना है, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है, कहाँ गड़बड़ की है हमने। हाँ 10x कॉमन आएगा ना, बिल्कुल यहाँ पे 10x कॉमन आएगा, तो ये कितना बचेगा, y+1 रह जाएगा यहाँ पे खाली, ठीक है। चलो कोई नहीं, देख लेना एक बार, ये शायद कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी, यहाँ से यहाँ तक ये उत्तर आ रहा है, अगर ना आए तो फिर दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे कुछ और सवालों की बात करते हैं, कुछ एक और सवाल देखते हैं। और कुछ पूछना है भाई किसी को? इस पे कई सारे सवाल अभी हाल फिलहाल भी पेपर में आए हुए हैं, जैसे एक सवाल आया था x+2/2x² + 3x+6। तो ऐसे सवालों पे आपको यही तरीका लगाना पड़ेगा कि पहले y के बराबर मान लीजिए उसको, और उसके बाद b² - 4ac को ग्रेटर देन 0 कर दीजिए। यही एक तरीका ही है इन सवालों को करने का। और किसी भाई को कुछ पूछना है? कुछ एक बार डिफरेंशिएशन से करके बता देता हूँ। एक भाई का कहना है कि डिफरेंशिएशन से कैसे करेंगे, एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, फिर उसको डिफरेंशिएशन से कर लेते हैं। ज़्यादा लेंथी सवाल नहीं ले, ताकि आपको तरीका पता लग जाए कि डिफरेंशिएशन से करने का अप्रोच क्या होगी, ठीक है। क्या सवाल था ये, हम एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, भाई का मन भी पूरा हो जाएगा डिफरेंशिएशन से करने का। x+2 x+2/2x² + 3x+6, ठीक है, ये सवाल है। इस सवाल के ऑप्शन है 3 1/3, 3 1/3, 2 1/2। आपसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। नहीं नहीं, लीनियर वाला नहीं है, ये सवाल है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जब हम u/v का डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर आपको पता है हल्का फुल्का भी, तो नीचे हम v² करते हैं, ठीक है, और ऊपर v ऐसे ही कॉमन रखते हैं, और du/dx माइनस जब u कॉमन रखते हैं तो dv/dx, ये होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि मैं अगर इसको y मान लेता हूं, और मैं ये कहता हूं कि मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया dy/dx, तो वो क्या होगा, इसका स्क्वायर 2x² + 3x+6, यही होगा। तो अगर हम कॉमन ले लें 2x² + 3x+6, तो इसके ब्रैकेट में कितना बचेगा, एक आ जाएगा ब्रैकेट में, माइनस x+2। अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आ जाएगा भी, 4x + 3। अब आपको पता है कि जब भी हम मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं तो हम dy/dx को 0 के बराबर रखते हैं। तो अगर मैं 0 के बराबर इसको रखता हूं तो ये चीज तो 0 में चली जाएगी, बचेगा क्या, देखिए 2x², और यहाँ पे आएगा 4x²। एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2x² + 3x+6, और माइनस ये कितना आएगा, 4x², 3x + 8x + 11x+6 बराबर 0। यानी ये कितना बच गया, माइनस का 2x² माइनस का 8x, और ये 6 से 6 कट जाएगा बराबर 0। तो x के दो मान आ गए, देखिए 2x अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस कितना बचेगा, 4। तो x का एक मान तो आ गया 0, और एक मान आ गया x का -4, ठीक है। तो अब आप डबल डिफरेंशिएशन मत सीखो, देखिए डबल डिफरेंशिएशन आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, डबल डिफरेंशिएशन आपके लिए बहुत मुश्किल होगा।
स्क्वायर भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इधर 0 में चला जाएगा। आपके पास x के दो मान आए, एक 0 और एक -4। तो अगर मैं 0 इसमें डालता हूं तो ये 2/6 कितना होगा, 1/3। अगर मैं 0 इसमें डालता हूं तो इसका मान आ जाएगा 1/3। अगर मैं -4 इसमें डालता हूं तो ये कितना होगा, -2 बटे 4 चौक 16 दूनी 32 -4 तिया 12 +6, यानी कि 32 में से 12 गए 20 और 6 26 -1/13। तो आपने देखा कि ये बड़ा है तो ये मैक्सिमम मान हो जाएगा, ये छोटा है तो -1/13 मिनिमम मान हो जाएगा। तो हमने क्या किया, डबल डिफरेंशिएशन नहीं निकाला कि हम डबल डिफरेंशिएशन निकाल के चेक करें कि x बराबर 0 पे कितना आ रहा है, माइनस पे कितना आ रहा है। तो जो भी दो x के मान आए वो दोनों हमने डायरेक्टली इसमें पुट कर दिए। तो 1 से 1/3 मिला, 1 से -1/13। तो इसने मैक्सिमम मान पूछा था, 1/3 इस सवाल का उत्तर हो गया। बात क्लियर हुई कि नहीं? चलिए बाय।